बीच में। ठीक है, हमारा बायोमोलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल का भी क्वेश्चन तुम लोग देखो। आज जरूर थोड़ा सा टाइम, आज तो टाइम तुम लोग को नहीं मिल पाएगा, तुम लोग का टाइम हम ही खा लेंगे। ठीक है, इसलिए क्लास में बैठे रहो, क्लास में आधा चीज खत्म हो जाएगा, हम सब कुछ डिस्कस कर देंगे क्लास में, किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, वो सारा चीज। चलो, नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग यार क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फैमिली यानी कि ग्रुप, कौन सा ग्रुप हो गया यार? दिस इज ग्रुप नंबर 15। 15 ग्रुप। ग्रुप नंबर 15, इसको एक और नाम से जाना जाता है ग्रुप 15 को, कोई बताएगा? बचपन में पढ़ाया गया होगा पीरियोडिक टेबल में। क्या बोला जाएगा? चैल्कोजेन। चैल्कोजेन बोलते हैं? नहीं नहीं, चैल्कोजेन का ग्रुप 16 को बोलते हैं। हाँ, निकोजेन बोलते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्यों निकोजेन बोलते हैं, कोई बताएगा? पॉइजनस इनको निकोजेन या निकोजेन भी बोलते हैं। of the gases in the group number 15. वाह बेटा, सफोकेटिंग नेचर, चोकिंग नेचर, गजब गजब। ड्यू टू सफोकेटिंग या choking nature of gas in ग्रुप नंबर 15। ठीक है, तो पहला तो यही इंफॉर्मेशन है कि इनको नाइकोजेन, निक्टोजेंस बोला जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इस ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, ग्रुप 15 में, तो ये सब आप तुम लोग को याद हो चुका है सर। एक है नाइट्रोजन, एक है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद कौन होगा यार? आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद कौन होगा यार? एंटीमनी, एंटीमनी के बाद कौन होगा यार? बिस्मथ। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर, सॉरी, इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर 15, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33, एंटीमनी का एटॉमिक नंबर 51, बिस्मथ का एटॉमिक नंबर 83। ठीक है, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये हो गया नोबल गैस, ये हो गया NH2, NH2 का मतलब 2s2, दिस इज 2s2, लिखते जाओ, रुकना नहीं है। 2s2, 2p3, नियॉन, यहाँ पे नियॉन, दिस इज 3s2, दिस इज 3p3। फिर अगले केस में आ जाएगा आर्गन, आर्गन के बाद 3d10, 4s2, 4p3, आर्गन के बाद आ जाएगा क्रिप्टन, क्रिप्टन में आ जाएगा 4d10, ठीक है, 5s2, 5p3, क्रिप्टन के बाद आ जाएगा जिनॉन, जिनॉन में आ जाएगा 4f14, 5d10, 6s2, 6p3। ये मैंने लिख दिया सबका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। सर ये याद होना चाहिए क्या? बेटा याद रखोगे ना तो बहुत सारी चीजें आसान लगेगी तुमको, और बहुत मुश्किल नहीं है ये याद रखना, बहुत मुश्किल नहीं है ये याद रखना। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सबका जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है यार? NH2, NP3। क्लियर है सबको ये चीज? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएगा 5। तो इतना तो बच्चा वाला चीज हम लोग को क्लियर है। चलो पहला पेज क्लियर सबको, पहला पेज याद हो गया सबको? जल्दी जल्दी लिखना बेटा, मजे में याद हो जाएगा ये चैप्टर। थोड़ा पानी पी लेते थे यार, मतलब प्यास लग गया बैठे बैठे। हाँ, हो हाँ भाई, याद हो गया सबको ये चीज? आगे बढ़े हम लोग। अरे आगे बढ़े। यस सबको लिख लिया ये चीज? यस नो सर।
अरे हो गया, आगे बढ़े। नहीं सर। क्या जितना लेट तुम करती है, सबसे ज्यादा लेट करवाती है, इससे ज्यादा खत्म तुम्ही को करना है। लिखने में इतना धीरे है कि इसका कोई हिसाब नहीं। ये सेकंड पीरियड में हो गया, ये थर्ड पीरियड में हो गया, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो गया, ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट हो गया। मैं ऐसे टाइम पास के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सिक्स पीरियड का एलिमेंट हो गया, तो याद रहना चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। नहीं, एक सेकंड सर बस। अरे यार, कुछ ही लिखना था कि इसमें तुम बेसिक एकदम हिला हुआ है। आगे बढ़े यार, सबको एक थोड़ा ही लिखना दो, बहुत लेट करवा रही है। हो स्क्रीनशॉट ले लो, गया लिखते सर। रहना फिर। हो गया हो गया। अरे यार, ये पेज बाद ये पेज बाद ये पेज कैसे आ गया? चलो यही पेज आ गया तो यही पेज पे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत दिन हो गया सफेद सफेद। चलो अब आ जाओ डायरेक्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में, ध्यान से देखना तो आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे घटिया गति, जटिल एटॉमिक साइज। कोई एक्सेप्शन है सर? कोई एक्सेप्शन नहीं है भाई। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा सर? सर बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। सेकंड क्या है सर? सेकंड है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सर क्या कोई एक्सेप्शन है? नहीं बेटा। नीचे जाने पर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ। कोई दिक्कत किसी को अभी तक? कोई परेशानी? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। नो सर। थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सर कोई एक्सेप्शन, कोई दिक्कत? नहीं बेटा। नीचे जाने पर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सर बहुत मजा आ रहा है सर। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है सर, दैट इज द मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटालिक प्रॉपर्टी, मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा सर? नीचे जाने पे क्या मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा सर? नीचे जाने पे क्या मेटालिक प्रॉपर्टी घटेगा सर? बेटा याद रखना कि अगर मैं मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो मेटालिक प्रॉपर्टी में भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जाने पे इंक्रीज, इंक्रीजेस द, या इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप लिख लो, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब इसमें याद क्या रखना है तुमको? याद ये रखना है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये तुम्हारे क्या है बेटा? ये तुम्हारे नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन नहीं, नॉन, ये तुम्हारे नॉन मेटल्स। फिर अगर मैं बात करूं यार, फिर मैं तुम्हारी बात करूं आर्सेनिक और एंटीमनी के, तो ये तुम लोग को मालूम होगा, अगर पीरियोडिक टेबल ढंग से भी देखते हो कभी जिंदगी में, तो ये दोनों मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। और अगर मैं बिस्मथ की बात करता हूं बेटा, तो बिस्मथ जो है बेटा, बिस्मथ जो है ये मेटल्स की कैटेगरी में आता है। क्लियर है सबको ये चीज? चार प्रॉपर्टी हो गया, चार प्रॉपर्टी हो गया। देखते देखते चारों प्रॉपर्टी जिसको, जिसने रख लिया यार वो महान है, ठीक है। वो सर्वशक्तिमान है, ठीक है। अब थोड़ा सा लाइट कट गया है, मुझे थोड़ा सा एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तब तक तुम लोग इसको लिखते रहो। ओह, अरे यार, अरे ओहो, हो गया भाई? लिखने सबको यस और नो? एटॉमिक साइज जल्दी जल्दी लिखना, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट।
हो गया भाई, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नॉन मेटल्स, आर्सेनिक, एंटीमनी, मेटालॉइड, बिस्मथ मेटल्स। अरे हो गया भाई, लिख लिए, जल्दी जल्दी लिखो यार, इतना लेट क्या कर रहे हो यार तुम लोग। इनऑर्गेनिक का कॉपी में लिख रहा है ना जी, तुम लोग बनाया भी है कि नहीं इनऑर्गेनिक का कॉपी? हमको तो डाउट है तुम लोगों को बहुत है अभी। हाँ सर, कॉपी बनाया है सर, फ्रेश कॉपी निकाल दी। फ्रेश कॉपी निकाला है ना, चलो। अरे इनऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में रखना है, इंडेक्स बना लेना, इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिंदगी में पहली बार इनऑर्गेनिक खाली फिजिकल केमिस्ट्री में इंडेक्स नहीं बनाओगे चल जाएगा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में इंडेक्स बनाना पड़ता है, मतलब बनाओगे तो फायदा होगा। कौन कौन बना लिया है इंडेक्स अभी तक ऑर्गेनिक में? हम 2 कॉपी का बना लिए थे उस दिन जो आप गाली दिए थे ना हमको, उसी दिन हम 2 का बनाए, उसके बाद और 2-3 का बचा ही हुआ है। चलो हो गया ये पेज सबका। Yes. सर। ठीक है यार, 4 प्रॉपर्टी तो ऐसे हंसते खेलते याद कर लिए। 5वां प्रॉपर्टी थोड़ा इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना। दैट इज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जो सवाल आता है एग्जाम में। कैटिनेशन प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो ट्रेंड रेगुलर नहीं है। सबसे ज्यादा कैटिनेशन टेंडेंसी, हाईएस्ट कैटिनेशन टेंडेंसी ग्रुप 15 में फॉस्फोरस शो करता है, देन नाइट्रोजन, देन आपका नीचे जाने पे आर्सेनिक, देन एंटीमनी एंड देन यार बिस्मथ। कैटिनेशन टेंडेंसी यार डिपेंड करता है डायरेक्टली बॉन्ड, मतलब एलिमेंट एलिमेंट, यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, ये प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ई बॉन्ड। ई बॉन्ड का मतलब क्या है? पीपी बॉन्ड, फॉस्फोरस फॉस्फोरस का बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड। तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच का बॉन्ड यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। कारण क्या है, कोई बताएगा? जबकि फॉस्फोरस फॉस्फोरस में तुम देखोगे तो 3p ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे 3p ओवरलैप है, और यहाँ पे 2p ओवरलैप है। फिर भी हम लोग को तो मालूम है कि 2p ओवरलैप का एक्सटेंट ज्यादा होता है 3p से, बट फिर भी बॉन्ड एनर्जी जो है फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच का, वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बड़ा छोटा है। नाइट्रोजन का साइज छोटा होने के कारण उसके लोन पेयर के बीच हाई रिपल्शन, ठीक है? तो यहाँ पे तुम लोग क्या बोल सकते हो? हाई रिपल्शन बिटवीन एलपी ऑफ, ठीक है, नाइट्रोजन डिक्रीजेज द बॉन्ड एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू फॉस्फोरस। समझ गए बात को? थोड़ा और समझाना पड़ेगा। समझ गए? कैटिनेशन प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है? बॉन्ड एनर्जी पे। किसके किसके बीच? कार्बन क्या तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी, नाइट्रोजन क्या तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी, फॉस्फोरस क्या तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस का बॉन्ड एनर्जी। तो सिंगल बॉन्ड का अगर हम एनर्जी की बात करें तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है किससे? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बॉन्ड एनर्जी से। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन छोटा है, भले वहां 2p ओवरलैप हो रहा है, लेकिन वहां पे लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एनर्जी घट रहा है इन कंपैरिजन टू फॉस्फोरस का बॉन्ड एनर्जी। इसलिए कैटिनेशन में याद रखना कि ग्रुप 15 में फॉस्फोरस शोज हाईएस्ट कैटिनेशन टेंडेंसी, पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन ग्रुप 15 शोज हाईएस्ट कैटिनेशन टेंडेंसी। आंसर होगा फॉस्फोरस, वाई?
बिकॉज लिख देना वाई, बिकॉज बॉन्ड एनर्जी ऑफ पीपी बॉन्ड इज हाईएस्ट। ये क्वेश्चन पूछता है वाई नाइट्रोजन हैज लेस कैटिनेशन टेंडेंसी इन कंपैरिजन टू फास्फोरस। तो फिर आप ये लॉजिक देंगे कि नाइट्रोजन का एन बॉन्ड एनर्जी फास्फोरस के बॉन्ड एनर्जी पीपी बॉन्ड एनर्जी कम है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से लोन पेयर का रिपल्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी का डिक्रीज ज्यादा हो रहा है। इसमें कुछ रटने वाली बात है, एग्जाम में जिस फॉर्म में आएगा लिख देना। क्लियर है? कोई दिक्कत? किसी को? आगे बढ़ेंगे हम लोग। अरे रिकॉर्डिंग रोको यार, तुमको कोहोस्ट बना के गलती कर दी है। बट जैसे मान लो मैं बोलूं कि नाइट्रोजन जो है, एक नाइट्रोजन शोज कैटिनेशन, ठीक है, इन HN3 का नाम है हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, HN डबल बॉन्ड N, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ठीक है। इस कंपाउंड में नाइट्रोजन जो है वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अगर मैं फास्फोरस की बात करूं यार, तो फास्फोरस जो है शोज कैटिनेशन, ठीक है, इन इट्स एलोट्रोप्स, ठीक है, इन इट्स एलोट्रोप्स। अब फास्फोरस का एलोट्रोप कौन कौन सा है भाई? व्हाट आर द एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस? कोई बताइएगा मुझे, हल्का फुल्का भी नॉलेज। एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस कौन कौन सा एलोट्रोप्स है फास्फोरस का? पहला एलोट्रोप है बेटा व्हाइट फास्फोरस, दूसरा एलोट्रोप है बेटा रेड फास्फोरस, और तीसरा एलोट्रोप है बेटा ब्लैक फास्फोरस। ये तीनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, सबका प्रॉपर्टी, सबका स्ट्रक्चर वगैरह 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 एंड वगैरह, ठीक है। तो पहले नोट कर लो, नाइट्रोजन किसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है? 1/3 P, दिस इज P, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे एक बॉन्ड बना दो। ये जो बॉन्ड एंगल है बेटा ये 60 डिग्री है, ये याद रखना, ठीक है। अब तुमसे तो क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है, ये व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर है, कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन व्हाइट फास्फोरस, क्या बोलोगे? आंसर तुम लोग बताओ स्ट्रक्चर देख के। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन व्हाइट फास्फोरस, जल्दी बताओ। sp2 sp2 नहीं रे, लोन पेयर नहीं दिख रहा तुम लोग को? अंधा है क्या तुम? 3 तो बॉन्ड नहीं दिख रहा है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अरे नालायक, 1 क्लास बच्चा को पूछो तो बता देता, आंसर होगा sp3, ठीक है सबको? यस और नो? यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। व्हाइट फास्फोरस का जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब एक क्वेश्चन तुमसे मान लो यहीं पे पूछ दिया कि विच स्टेटमेंट, ध्यान से देखना तुमको, लिखना मत, विच स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसे लिखो, जब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ तुम लोग भी लिख लो, स्ट्रक्चर बना लो। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाइट फास्फोरस इज इनकरेक्ट। ये मान लो एक क्वेश्चन तुमसे दिया कि विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाइट फास्फोरस इज इनकरेक्ट। पहला दे रहे हैं कि इट कंटेन्स 6 pp bonds in it। दूसरा स्टेटमेंट, it contains 4 pp bonds in it। तीसरा स्टेटमेंट, ppp bond angle in white phosphorus is 60 डिग्री। और चौथा स्टेटमेंट, on each phosphorus atom, ठीक है, lone pair is present। अब ये क्वेश्चन लिखे, आंसर जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा? C। देख लो अर्जुबियानी, तुम भी इन लोग मतलब देख लो। अब इतना घटिया तुम लोग परफॉर्म करोगे, हमको पता नहीं था।
अरे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, चल लिख लेना बगल में स्ट्रक्चर के, 6 pp बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। यानी पहला स्टेटमेंट सही हो गया, दूसरा स्टेटमेंट 100% गलत हो गया, तीसरा स्टेटमेंट ये रे, ये तुमको पीपी नहीं दिख रहा है, पी और पी बॉन्ड बॉन्ड एंगल ये 60 डिग्री नहीं दिख रहा है तुमको, तुम ज्यादा दिमाग लगा दिया हुआ 120 डिग्री है कि नहीं सर। हम लोग गणित पढ़ते हैं सर, हम लोग को सर ये भी वाला भी दिख रहा है, ये 120 डिग्री दिख रहा है सर पी 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 सर 120 डिग्री भी होना चाहिए था। ये स्टेटमेंट भी सही है, 120 बोलता वो भी सही होता, ठीक है। ऑन ईच फॉस्फोरस वन नॉन पेयर इज प्रेजेंट, इससे करेक्ट स्टेटमेंट कुछ हो ही नहीं सकता है। क्लियर भैया, व्हाइट फॉस्फोरस समझ में आ गया सबको, यस और नो? Yes. बोलना मत बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा जैसे दिए हैं। तो ये जो तुम्हारा ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस का, ये स्ट्रक्चर तुम लोगों को दिख रहा है कि 4 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग के बीच में भी 2 बॉन्ड बना दिए हैं, मतलब दिस स्ट्रक्चर इज हाईली स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर और नॉट, यस और नो? ठीक है, तो मैं वही लिखने वाला हूं कि ड्यू टू हाईली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, it is highly reactive in nature, it is highly reactive in nature। अगर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि why white phosphorus is highly reactive in nature, स्ट्रक्चर बनाना और लिख देना कि ड्यू टू इट्स हाईली स्ट्रेन्ड स्ट्रक्चर व्हाइट फॉस्फोरस का रिंग टूटने का पूरा प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहता है, इसलिए व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है इट इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस का जो प्रॉपर्टी है वो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्हाइट फॉस्फोरस का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी सुनना, पहले कहानी। व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस किसी को मिला के पानी में दे दोगे मर जाएगा वो आदमी, ठीक है, बिकॉज इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर, इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। पहला प्रॉपर्टी याद हो गया सबको? Yes. ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो है इसके अंदर कितना बॉन्ड है भैया, इट कंटेन्स, ये तो लिख ही लिए, फिर भी एक बार और लिख लो, कंटेन्स 6 pp बॉन्ड इन इट, ताकि याद हो जाए पूरा। इट कंटेन्स 6 pp बॉन्ड इन इट। अगर हम तुमसे पूछे यार इट कंटेन्स डैश ppp बॉन्ड इन इट, क्या बोलोगे? जल्दी बोल, कितना? 8। वाह वाह वाह, ताली मार दो यार इसके लिए सबको, 8 बोल रही है। बाप रे बाप, कहाँ तुम लोग यार, तुम लोग यार सुबह सुबह उठ के व्यायाम किया करो यार, अनुलोम विलोम कपाल भारती बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए। 4. हाँ भाई 2. 4, वेरी गुड। 2 नहीं होगा यार, 4 होगा। स्ट्रक्चर बना लो ना, 2 टाइप का ही 1 2 तो 3। 8 दिख रहा है सर। तुम मत देखो यार, तुम आंख बंद कर लो अभी, ठीक है। ये पीपी, ये पीपी, तो हम लोग कौन सा पीपी बॉन्ड कंसिडर कर रहे हैं? ये वाला, एक ये वाला हो गया, इस साइड से लिए 2, ठीक है, ये 2 तुम लोग को दिख गया होगा, तीसरा दिखा रहे हैं, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये। क्लियर है सबको? वो सब बॉन्ड ये 20 वाला नहीं जो यार, तुम 60 डिग्री ऐसे जाके ऐसे जा रही है, नहीं है, इसको नहीं लेना है। बाप रे बाप, ठीक है। पीपी पीपी बॉन्ड कितना हो गया? पीपीपी बॉन्ड 4। हो गया, लिखिए सब कोई। अब देखो एग्जाम में
एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन देखो कैसे पूछ सकता है, तुमसे ये पूछ सकता है कि पी 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 बॉन्ड एंगल। अब ये 120 भी पॉसिबल है और ये 60 भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है। अगर मैं ये पीपीपी बॉन्ड की बात कर रहा हूँ ना तो 60 डिग्री है फिर बॉन्ड एंगल। तो ये ना कोई थ्योरी नहीं हुआ, ऑप्शन के हिसाब से अपना दिमाग यूज करना है आपको और कुछ नहीं। में कौन सी फॉस्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो। ऐसे हाथ में रखोगे आग लग जाएगा हाथ। इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो फॉर व्हाइट फॉस्फोरस, फॉर व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन वाटर, देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन वाटर। व्हाई इट इज स्टोर्ड इन वाटर? बिकॉज इग्निशन टेम्परेचर इज वेरी लो। हाथ पे रखोगे हाथ जल जाएगा, आग लग जाएगा, ठीक है। पानी में स्टोर करके इसको रखते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़े। पानी का ऑक्सीजन से नहीं करेगा भैया? क्या बोल रहा है यार? पानी का ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा? क्या बोल रहा है यार? आवाज नहीं आ रहा, कस के बोलो ना, जैसे हम जान लगा के बोलते हैं यार। ऐसे पढ़ाए तो सुनाई देगा तुम लोगों को? साफ साफ बोलो। पानी का क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा सर? क्या बोल रहा है? पानी का ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा? नहीं करेगा पानी से। पानी में यह इनसॉल्युबल होता है, इट इज इनसॉल्युबल। और जब सॉल्युबल ही नहीं हुआ तो रिएक्ट क्या करेगा? ऑर्गेनिक में बताए थे ना, किसी चीज से रिएक्ट करने के लिए सॉल्युबल होना चाहिए। जल्दी बोलो। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन डायरेक्ट सवाल पूछता है व्हाइट फॉस्फोरस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। सब प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। पानी में बेटा सॉल्युबल नहीं होता है, सॉल्युबल होता है किसमें? कार्बन डाइसल्फाइड में। जल्दी बोलो, समझ में आ गया ये चीज? आगे बढ़े। Yes. पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट एकदम याद होना चाहिए। सारा पॉइंट वैसे इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट को ज्यादा इंफोसिस देना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमको लगता है एक आध बार पूछ लिया जेईई मेंस में कि पानी में सॉल्युबल होता है कि नहीं व्हाइट फॉस्फोरस। पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, किसमें सॉल्युबल होता है? CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में ये सॉल्युबल होता है, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ चुके हो? क्या क्या प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ चुके हो? एक तो पढ़ चुके हो पॉइजनस होता है, दूसरा पढ़ चुके हो इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है इसलिए पानी में रखते हैं, और तीसरा पढ़ चुके हो कि पानी में इनसॉल्युबल है लेकिन CH2 जैसा सॉल्वेंट में इट इज सॉल्युबल। ये याद रहेगा तीनों? यस सर। यस जल्दी बोलो। यस सर। हाँ भाई, व्हाइट फॉस्फोरस जो है ये इंपॉर्टेंट इसका केमिकल प्रॉपर्टी है। व्हाइट फॉस्फोरस जो है NaOH के साथ रिएक्ट करके, व्हाइट फॉस्फोरस NaOH के साथ रिएक्ट करके ठीक है, रिएक्ट करके डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। ये वाला मैंने तुमको एन फैक्टर भी निकालना सिखाया था इस रिएक्शन का। जब मैंने तुमको बोला था यार P4 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा PH3 गैस, और एक और कंपाउंड बनेगा दैट इज NaH2PO2। यहाँ पे फास्फोरस का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट किए थे यार तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल के आया था? +1 निकल के आया था। तो मैंने तुमको यहाँ पे इसका इनफैक्टर निकालना भी सिखाया था, अगर तुम लोग को याद होगा तो। PH3 जो है, PH3 गैस को हम लोग कौन सा गैस बोलते हैं? फॉस्फीन गैस बोलते हैं। यस और नो? रॉटन फिश बताया बहुत बार। रॉटन फिश। वेरी गुड। इस सड़ा हुआ मछली की तरह एकदम महकेगा, ठीक है, तुम लोग का मन लग जाएगा सुन के इसको। रॉटन फिश लाइक स्मेल होगा इसका। NaOH के साथ व्हाइट फॉस्फोरस बेटा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। याद रखना, जेईई एडवांस में भी पूछ सकता है एक सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप। आगे बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी लिखो। स्टेटमेंट दिया हुआ था सर, क्या बोल रहा है? ये स्टेटमेंट जो एग्जाम हुआ ना कल, ये स्टेटमेंट दिया हुआ था। अच्छा, दिया हुआ था। हाँ तो Yes, मेरा sir. बात सुनते रहो ना यार, जेईई एडवांस में IIT जेईई निकाल लो।
ठीक है, जो बॉयज बोलते रहते हैं, ठीक है, वो सुनते जाओ खाली, अब स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ लियो, फिर से रिपीट करो। पॉइजनस होता है, दूसरा इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, तीसरा पानी में सॉल्युबल नहीं होता है लेकिन CH2 में सॉल्युबल होता है, चौथा प्रॉपर्टी क्या पढ़े, NaOH में अगर व्हाइट फास्फोरस फेंक देंगे तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होने के बाद कंपाउंड क्या बनता है, फॉस्फीन, और ये कंपाउंड भी याद रखना NaH2PO2। क्लियर है सबको? इसको सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बोलेंगे, इसका भी नाम लिख देते हैं, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। अरे याद होता जा रहा है सब कुछ? यस सर। ठीक है, अब भैया व्हाइट फास्फोरस को ना लाइट ऐसे बंद कर दो, रूम में व्हाइट फास्फोरस रखा हुआ रहेगा तो ग्लो करेगा, ठीक है, चमकता रहेगा व्हाइट फास्फोरस, मतलब कि उसके लिए लाइट जलाने की जरूरत नहीं है व्हाइट फास्फोरस देखने के लिए, ठीक है। कोई व्हाइट फास्फोरस टुकड़ा तुम अपने स्टडी टेबल पे रख देना और लाइट बंद कर देना, फिर वो चमकेगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग फास्फोरेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फास्फोरेसेंस। फास्फोरेसेंस की प्रॉपर्टी कौन शो करता है? व्हाइट फास्फोरस शो करता है। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। व्हाइट फास्फोरस चमकेगा, white phosphorus glows in dark, glows in dark. This phenomena is called as phosphorescence। इस phenomena को हम लोग phosphorescence बोलते हैं। It undergoes slow combustion reaction. ठीक है, in dark and emits energy in the form of light and not heat। लाइट के फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा, ये ग्लो करेगा, स्लो कंबशन शो करेगा इन द डार्क। heated, when heated in presence of oxygen, it oxidizes and forms phosphorus pentaoxide, that is P2O5। ठीक है, that is P2O5। एक लाइन में रिएक्शन P4 + O2, हीट मारना, P2O5 बन जाएगा। क्लियर है सबको? ये सारी प्रॉपर्टी याद रहेगा, जिंदगी भर भूलोगे? सर पीछे खींचिए थोड़ा, छूट गया था। देखे बोलो, पहला प्रॉपर्टी क्या था? पॉइजनस होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन CH2। अब कोई बोलो तभी याद होगा, घर में सबको चिल्ला के बता दो। Ignition व्हाइट फास्फोरस की temperature प्रॉपर्टी नहीं ignition बताओ, temperature बाहर का निकाल फॉर्म देंगे, रखता है। जिंदगी तुम्हारा ग्लोज खराब हो इन जाएगा। डार्क घर में मम्मी पापा को बताओ कि व्हाइट फास्फोरस जहरीला होता है। on दूसरा heating बताओ with व्हाइट oxygen फास्फोरस हाथ form में लेंगे तो जल phosphorus जाएगा, ठीक है, क्योंकि pentoxide। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? बहुत कम होता लो है। होता है, तीसरा जो गौरव बोला, वेरी लो। गौरव जो बोला सॉल्युबल Phosphorus होता है पानी इनसॉल्युबल में। इन H2O। सॉल्युबल पानी में होता है? नहीं, सॉल्युबल CH2 में इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है पानी में, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी क्या था? P4 plus NaOH के NaOH साथ रिएक्ट Glow in करता dark। है, डिस्प्रपोर्शनेशन फॉस्फीन गैस रिएक्शन, बनता है। फॉस्फीन हाँ, गैस इज घर में फॉर्म बताओ, घर में घूम के घर में थोड़ा बता दो। सोडियम सुनिए पापा, हाइपोफॉस्फाइड। दादी दादी नानी सुनिए, P4 और NaOH रिएक्ट करता है तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, फॉस्फीन गैस महकता है, क्योंकि सड़ा हुआ मछली की तरह महकता है, ठीक है। बंगाली लोगों को ये स्मेल बहुत अच्छा लग सकता है, बट नॉर्मल आदमी को ये स्मेल अच्छा नहीं लगेगा। NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी बताए थे, जल्दी बताओ। डार्क में ग्लो करता है। अंधेरा में चमकेगा व्हाइट फास्फोरस, Glows in dark। अंधेरा में चमकेगा। इसी प्रॉपर्टी को, इसी फेनोमेना को फास्फोरेसेंस बोलते हैं, क्योंकि Yes, अंधेरा में sir। ये स्लो कंबशन प्रोसेस करते रहता है और एनर्जी एमिट करता है इन फॉर्म ऑफ लाइट, नॉट इन फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर है किसी को? कोई डाउट और कोई प्रॉपर्टी छोड़ रहा है? जल्दी बताओ। P4 plus O2।
लास्ट हो गया, चलिए ठीक है। बाकी बॉन्ड एंगल स्ट्रक्चर वो सारा चीज याद रखना, एक भी प्रॉपर्टी भूले बेटा एक क्वेश्चन गायब हो सकता है एडवांस एज वेल एज मेंस में। याद हो गया भाई व्हाइट फास्फोरस सबको? आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, लाल 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 फास्फोरस। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो तुम लोग लाल फास्फोरस। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो तुम लोग लाल, हाँ लाल डाल दो, ठीक है। लाल कलर लिखना है, लाल लाल। नेक्स्ट लिख लो रेड फास्फोरस। रेड व्हाइट फास्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है। क्यों हाईली रिएक्टिव होता है? बिकॉज ऑफ हाई रिंग Strain. स्ट्रेन। High चलेगा? strength. हाईली strain स्ट्रेन structure. स्ट्रक्चर। हाँ, सब प्रॉपर्टी दिमाग में सोचते रहना सोने से पहले। अरे व्हाइट फास्फोरस, सोए रहना और देखना कि लाइट बंद कर रहा है, इमेजिन करना कि अगर यहाँ व्हाइट फास्फोरस रहता तो चमकता, और चमकता तो हमको बहुत मजा आता। व्हाइट फास्फोरस सोचना है किसी को मिला के खिला देते तो मर जाता, हा गजब मजा आता, गन से मारने की जरूरत ही नहीं पड़ता, व्हाइट फास्फोरस खिला के उसको मार देते। फिर सोचना कि हाथ में व्हाइट फास्फोरस रखते तो हाथ में जलने लगता, ऐसे सोचोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, सोचना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक को जीना पड़ेगा। ठीक है, चलिए रेड फास्फोरस की अगर हम लोग बात करें, रेड फास्फोरस की अगर हम लोग बात करें तो रेड फास्फोरस का सबसे पहले स्ट्रक्चर पे हम लोग आएंगे। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर जो है ये देखो, इसका स्ट्रक्चर पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा। ठीक है ना, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा। बस बीच का बॉन्ड हम गायब कर दिए तो इसका चेन बना रहे हैं। ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, एन लिख देना है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेड फास्फोरस। तसल्ली से बना लो, पहले स्ट्रक्चर याद कर लेना बनाते बनाते। अब बस इसका स्ट्रक्चर दे तो एक सवाल पूछे, बताओ रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, व्हाइट की रेड? White. 100% व्हाइट। वहां एक ही रिंग है जिसको टूट रहा है, या तो पॉलीमरिक हो चुका है, रिंग स्ट्रेन भी कम हो चुका है, तो 100% व्हाइट फास्फोरस जो होगा वो 100% रेड फास्फोरस से ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, सही स्टेटमेंट कौन सा है उसमें अगर लिख रहा है कि व्हाइट फास्फोरस ज्यादा रिएक्टिव है रेड फास्फोरस से, टिक मार के आ जाना। ठीक है, पहला इसमें एक लाइन लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ P4 units, it consists of P4 units linked together. It consists of P4 units linked together, comma, due to which it is highly polymerized structure, due to which it is highly polymerized structure, and therefore it is less reactive than white phosphorus, and therefore it is less reactive than white phosphorus, therefore it is less reactive than white phosphorus. क्लियर है सबको? पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जे एडवांस में अधिकतर पूछते रहता है यहाँ पे। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज में व्हाइट फास्फोरस मिला है, आदमी मर गया, बिकॉज व्हाइट फास्फोरस पॉइजनस होता है। लेकिन अगर वही आदमी रेड फास्फोरस मिला था तो आदमी की मौत नहीं होती, बिकॉज इट इज नॉट पॉइजनस इन नेचर। ये बेटा जो है ये पॉइजनस नहीं है, इट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर। ठीक है, इट इज नॉट पॉइजनस इन नेचर। ठीक है, क्लियर सबको? Yes, sir. यहां भी लिखना, पानी में तो 100%। अच्छा खुद सोचो, क्या ये पानी में सॉल्युबल हो सकता है? जब व्हाइट फास्फोरस नहीं सॉल्युबल हुआ तो क्या ये सॉल्युबल हो सकता है? नो सर, इनसॉल्युबल। 100% पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, इसको तो टूटने में और टाइम लगेगा बेटा। ये पानी में भी इनसॉल्युबल है, ठीक है, और ये CH2 में भी इनसॉल्युबल है, दोनों में इनसॉल्युबल है ड्यू टू इट्स पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर।
अब बताओ ये हाथ में रखने पे जलेगा? हाथ में रखने पे इसका इनिशियल टेम्परेचर हाई होगा लो होगा? अरे नालायक, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, हाई लो इग्निशन सर। टेम्परेचर। ठीक है, व्हाइट High. फॉस्फोरस ही हाई इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, हाई इग्निशन टेम्परेचर एंड ठीक है एंड देयरफॉर does not catches fire easily। ठीक है, फिर अगर तुम रेड फॉस्फोरस को रिएक्ट करा रहे हो NaOH के साथ, आंसर होगा नो रिएक्शन। रेड फॉस्फोरस कुछ नहीं कर पाएगा। किसके साथ कुछ नहीं कर पाएगा? NaOH के साथ। यही व्हाइट फॉस्फोरस रहता तो क्या करता? Phosphine. डिस्प्रपोर्शनेशन Disproportionation शुरू reaction. करता, PH3 प्लस सोडियम हाइपोफॉस्फाइड NaH2CO2 बनाता। क्या ये फॉस्फोरेसेंस शो करेगा? नॉट शोइंग फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, ये फॉस्फोरेसेंस या ग्लो नहीं करेगा डायरेक्ट। ये फॉस्फोरेसेंस या ग्लो नहीं करेगा डायरेक्ट। सब याद हो गया 5 तक? Yes sir. यस सर। छठा प्रॉपर्टी, अगर इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपन लोग रेड फॉस्फोरस को भी हीट करें तो ये भी P2O5 बनाएगा, फॉस्फोरस पेंटो ऑक्साइड बनाएगा, फॉस्फोरस पेंटो ऑक्साइड बनाएगा व्हेन हीटेड विद ऑक्सीजन। यही 6 प्रॉपर्टी याद रखो, मस्त रहो। बोलो जी, कोई दिक्कत? व्हाइट फॉस्फोरस क्लियर है? जिंदगी भर मत स्ट्रक्चर याद रखना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिटेलिंग। इसका स्ट्रक्चर जो है वो याद रखिएगा। ठीक है, यही इसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर जो है होगा। इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होगा। याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर तो और ज्यादा पॉलीमेरिक है, तो और ये मतलब आप खुद दिमाग लगा लेना कि क्या ये ज्यादा रिएक्टिव हो सकता है व्हाइट फॉस्फोरस से? क्या क्या ये पानी में सॉल्युबल हो सकता है? क्या वो चीज मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर देख के ही समझ में आ रहा है। No. मैं बस यहाँ Very पे high बात करूंगा ignition ऑर्डर ऑफ temperature. स्टेबिलिटी पे। ठीक है, एक लाइन लिखूंगा, सारा प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल तुम्हारा होगा कौन सा फॉस्फोरस? ब्लैक फॉस्फोरस। Red phosphorus. इसके फिर बाद आएगा white. बेटा रेड फॉस्फोरस। ठीक है, और इसके बाद आएगा तुम्हारा व्हाइट फॉस्फोरस। तो ब्लैक ज्यादा, व्हाइट कम, ब्लैक पी, व्हाइट सॉरी रेड पी, रेड पी और उसके बाद व्हाइट पी। ब्लैक पी, रेड पी, व्हाइट। ठीक है, ब्लैक पी, व्हाइट पी, रेड पी। सबसे ज्यादा स्टेबल ब्लैक, देन रेड, देन व्हाइट। क्लियर है? अब मुझे कुछ बताना पड़ेगा क्या कि कौन सॉल्युबल है कौन इनसॉल्युबल है? व्हाइट फॉस्फोरस है ब्लैक फॉस्फोरस? जल्दी बोलो। नहीं सर। चलो ठीक है, स्ट्रक्चर देख लो, लिखो, मस्त रहो, आगे बढ़ो। ग्रुप 15 का केमिकल प्रॉपर्टी जैसे पढ़ाए हैं वैसे पढ़ लेना। ठीक है, सब क्वेश्चन सब एग्जाम का जरूर बनेगा। ग्रुप 15, अरे जितना पढ़ा है सब याद हो गया है? पूछे कुछ? Yes sir. पूछिए. अभी तक कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं था आप जो याद ना हुआ हो। ठीक है, कुछ भी पूछिए। हम अगर बोले व्हाइट फॉस्फोरस इज इनसॉल्युबल इन CH2, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट? False. False statement. Absolutely false. ठीक है, याद है मतलब तुम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 में सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्राइड्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 15 का हाइड्राइड्स। ग्रुप 15 का हाइड्राइड्स कौन कौन? सबसे पहले पढ़ेंगे MH3 टाइप हाइड्राइड्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले आएगा NH3
फिर आएगा PH3, फिर आएगा ASH3, फिर आएगा SbH3, फिर आएगा BiH3। ये तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा थर्मल स्टेबिलिटी को लेकर, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर का क्वेश्चन पूछेगा। थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी NH3 का होता है, देन PH3 का होता है, देन ASH3 का होता है, देन SbH3 का होता है, देन BiH3 का होता है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर याद हो जाना चाहिए। थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नोट करो पहले इसको। हो गया भाई, लिख ली सब कोई? थर्मल स्टेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? क्या बोल रहा है? थर्मल स्टेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है? आवाज नहीं आ रहा है हमको साफ साफ, क्योंकि हम ईयरफोन नहीं लगाए हैं, इस वजह से। ईयरफोन चार्ज हो गया होगा, तो लगा ले। हाँ क्या बोल रहा है, बोलो। एक बार ये बताइए ना, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है? थर्मल स्टेबिलिटी, तुमको क्या लगता है? हीट, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट की है और बॉन्ड टूट गया। हाँ हीट तो की मतलब और बॉन्ड कौन क्या हुआ? देरी से टूटेगा, वो तो बहुत NH3 है? अरे नहीं, हमें बहुत सारा चीज होता है। में होता है कि अब क्या नाम है, टूटने का कारण जो है, अब टूटा तो NH का बॉन्ड भी तो टूट गया। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड एनर्जी जो है सब N और H अलग अलग हो गया पूरा। ठीक है, NH NH3 को टूट के क्या मिल गया? N, एक N 3 H का एटम, वही हो गया थर्मल स्टेबिलिटी। और क्या होगा? अब गैस सॉलिड थोड़ी है NH3 कि तुमको हीट करेगा तो तुमको वो गैस बन जाएगा, तो वो होगा। टूटना कब टूटेगा बॉन्ड, इसका यही है थर्मल स्टेबिलिटी। अब ये मत बोलना कि बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करेगा क्या, तो अब बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, जो कि तुम्हारे अभी प्रेजेंट स्कोप से बाहर है। हाँ भाई, क्लियर है सबको? आगे बढ़े हम लोग। कैरेक्टर रिड्यूसिंग नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। अब लोग सिर्फ थर्मल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है क्या? इस केस में कर गया। ठीक है, वैसे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के लिए तो हम लोग को बहुत सारा चीज देखना पड़ेगा कि सब्लिमेशन इंथैल्पी देखना पड़ेगा, हाइड्रेशन इंथैल्पी देखना पड़ेगा, लैटिस इंथैल्पी देखना पड़ेगा। खैर, तो सबसे अगर मैं रिड्यूसिंग नेचर की बात करूं, तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो हो जाएगा BiH3। ऐसे भी मेटल हाइड्राइड तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि मेटल हाइड्राइड आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो BiH3, देन SbH3, देन तुम्हारा ASH3, देन तुम्हारा PH3, देन NH3। ये हो जाएगा तुम्हारा क्या नाम है, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग नेचर। यहां एरो मार दिए तो डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग नेचर। अब रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है? दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? ऑब्वियस सी बात है, BiH3। ठीक है यार, क्लियर है? ये लिख लियो। हम लोग कितना प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए केमिकल में? दो। पहला थर्मल स्टेबिलिटी, दूसरा हाइड्राइड का थर्मल स्टेबिलिटी, दूसरा हाइड्राइड का रिड्यूसिंग नेचर, तीसरा एक और याद रखना, बेसिक नेचर।
बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड, ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिक होगा NH3, फिर होगा PH3, फिर होगा ASH3, फिर होगा SbH3, फिर होगा BiH3, यही ऑर्डर है। लोन पेयर डेंसिटी पे बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहीं पे लिख लेना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर डेंसिटी। लॉजिक यही लिखना पड़ेगा स्कूल के एग्जाम में, छोटा साइज नाइट्रोजन का, हाई लोन पेयर डेंसिटी। ठीक है, तो इन NH3 नाइट्रोजन हैज हाईएस्ट लोन पेयर डेंसिटी, ये लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में अगर आया तो, लॉजिक। एंड देयरफॉर NH3 हैज हाईएस्ट Kb वैल्यू। हो गया भाई, लिख लिया सब कोई? तुम लोगों को पता नहीं पढ़ाया गया होगा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो अगर मैं बहुत यहाँ पे बात करता हूँ ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल की, तो पहले मैं बॉन्ड एंगल की वैल्यू लिख देता हूँ। जैसे NH3 के केस में अगर हम लोग लिखते हैं तो ये लगभग 107.5 डिग्री के आसपास होता है। जैसे ही हम लोग PH3 में आते हैं ये घट जाता है, ये 93.5 डिग्री आ जाता है। फिर अगर हम लोग ASH3 की बात करते हैं, यहाँ पे और कम हो जाता है, 91.5 डिग्री हो जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें, जस्ट अ मिनट, हाँ भाई, इसके बाद अगर हम लोग बात करें SbH3 में, तो यहाँ पे भी घट जाता है, दैट इज 91.3 डिग्री आ जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें BiH3 में, तो ये 90 डिग्री हो जाता है। तुम लोग को वैल्यू याद नहीं करना, डायरेक्टली याद रखना। NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है PH3 से, PH3 में ज्यादा होता है ASH3 से, ASH3 का ज्यादा होता है SbH3 से, ये ज्यादा होता है BiH3 से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लॉजिक नहीं। जैसे ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये मान लो कि हम यहाँ पे ले लिए फॉस्फोरस, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, और मैं हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा दिया मैंने, H, दिस इज H, दिस इज H। सपोज करो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन दिखा दिया, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। अब मैं मुझे पूछूं कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्या जवाब दोगे? नाइट्रोजन नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ये इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा, ये इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा, ये अपनी तरफ ज्यादा खींच के रखेगा। तो जाहिर सा बात है कि यहाँ पे सिचुएशन कैसा हो रहा है कि इनके बीच में, इन दोनों लोन पेयर के बीच में वेरी हाई रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर के बीच में वेरी हाई रिपल्शन, वेरी हाई रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बहुत ज्यादा नाइट्रोजन के पास आ चुके हैं। यस और नो? यस। और अगर PH3 की बात करते हैं तो PH3 में बहुत ज्यादा फॉस्फोरस के पास गया नहीं है, तो यहाँ पे जो रिपल्शन है, यहाँ भी है रिपल्शन, लेकिन यहाँ पे रिलेटिवली लेस रिपल्शन है, रिलेटिवली लेस रिपल्शन है। ठीक है, तो बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, केमिकल बॉन्डिंग का। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि व्हेन सराउंडिंग एटम सेम हो, ठीक है, जब सराउंडिंग एटम सेम हो, जब सराउंडिंग एटम क्या हो यार, व्हेन सराउंडिंग एटम इज सेम, तो हम लोग बोलते हैं कि बॉन्ड एंगल जो होता है, जब बॉन्ड एंगल जो होता है, दैट इज बॉन्ड एंगल इज, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। यही हो रहा है ना इस केस में, देख लो, सराउंडिंग एटम सब में हाइड्रोजन है, सराउंडिंग एटम सब केस में क्या है यार, हाइड्रोजन है। जल्दी बोलो यस नो। यस तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। लॉजिक भी मैंने यहाँ पे दे दिया कि किस लॉजिक से ये वाला हम लोग डिडक्शन कर रहे हैं, ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं। क्लियर है सबको? यस और नो? यस। नोट कर लो इसको, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अट्रैक्शन पे, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया किस पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट पे।
हम लोग अभी तक यही जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट जो है ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे भी वैसा ही वैसा ट्रेंड है, ठीक है, मतलब कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट BiH3 का ही है, उसके बाद SbH3 का ही है, ठीक है। SbH3 का या तुम्हारा मान लो ASH3 से ज्यादा है और ASH3 का PS3 से ज्यादा है। अगर इनका ऑर्डर देखो तो बहुत रेगुलर है, मतलब मैं यहाँ पे ये बना दूं, ग्रेटर बना दूं, यहाँ भी ग्रेटर बना दूं, यहाँ भी ग्रेटर बना दूं। लेकिन अमोनिया जो है उसका सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन अमोनिया जो है बीच में आ जाता है। मतलब अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए था सबसे, बट ये फिर भी आर्सेनिक के हाइड्राइड से और फास्फोरस के हाइड्राइड से ज्यादा हो गया। कारण कोई बताएगा व्हाट इज द कारण? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी गुड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही कारण है इसका। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण जो है, रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी गुड, रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि एक NH3 का मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन NH3 मॉलिक्यूल, यही रीजन है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट नहीं है। यही रीजन है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोएस्ट नहीं है। यही सेम चीज बेटा तुमको देखने को मिलता है कहाँ? यही सेम चीज तुमको देखने को मिलता है अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 16 में। ग्रुप नंबर 16 में हमको क्या दिखेगा कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है ना वो सबसे ज्यादा हो गया। किससे? तो भैया उसके बाद तो नॉर्मल ट्रेंड है H2TE। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो H2SE। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो H2S। तो यहाँ पे भी जो लॉजिक है वो बिल्कुल सेम ही है कि वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके अपने ही मॉलिक्यूल के साथ अटैच करता है। एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल। लेकिन वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने ग्रुप में हाईएस्ट होता है, ठीक है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने ग्रुप में हाईएस्ट होता है। इसका कारण कोई बताएगा? NH3 हाईएस्ट नहीं हुआ, लेकिन वाटर अपने ग्रुप में हाईएस्ट। इसका रीजन ये है कि लिक्विड स्टेट में H2O का एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, NH3 से बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे भी पता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबको पार कर जाता है अपने ग्रुप में, भले ही सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट का 18 ग्राम का ही है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है अपने ग्रुप में। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो ये ग्रुप 16 में आपको दिखेगा आगे चल के, और ग्रुप 17 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाला एक हाइड्राइड है जिसका नाम क्या है HS। HS का ज्यादा होगा किससे? HI से। HI का ज्यादा होगा किससे? HBr से। HBr का ज्यादा किससे होगा? HCl। क्लियर है ये चीज बेटा सबको? सबका मालिक एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है सबको? ये चीज याद रहेगा? Yes. और एक और याद रख लेना, एक और ऑर्डर, दैट इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसलिए नाइट्रोजन का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा NH3 का, देन PH3 का, देन आपका ASH3, फिर SbH3, और फिर यार आ जाएगा तुम्हारा BiH3 का। इतना चीज लोग हाइड्राइड में मत भूलना, जिंदगी खुश रहेगी, जिंदगी खुशहाल रहेगी। इसको भूख लग गया है बहुत कुछ के, हमको भूख लग गया है। अब हमसे नहीं पढ़ा जा रहा सर, हमसे लिखा नहीं जा रहा था, हमको चक्कर आने वाला है सर, ठीक है। हम बस वेट कर रहे हैं सर, ऐसा समय आ गया है कि हम वेट कर रहे हैं घड़ी देखकर कि कब आपका मन घूमेगा और आप क्लास छोड़ देंगे। ऐसा जो सोच रहा है, कौन कौन सोच रहा है? हेलो देयर। तुम तो यार हमेशा ही सोचते रहती हो। और कौन कौन सोच रहा है भाई? सर बस अब ऐसा ही हो जाएगा, भूख लगा हुआ है सर, मटन चावल बना हुआ है, कुछ पनीर बटर मसाला बना हुआ, चिकन बना हुआ है सर, एकदम देख रहे हैं और मतलब समझ रहे हैं सर आप। सर अब कुछ नहीं पा रहा है कि हाइड्राइड चल रहा है कि पी ब्लॉक चल रहा है सर, आप कुछ भी बोलिएगा नो मान लेंगे। इस स्टेज में सर हम लोग पहुंच चुके हैं। सर छोड़ ठीक है। दीजिए, सुबह 4 बजे ले लीजिएगा।
चलो यार अब क्लास को खत्म करते हैं भाई, हो गया आज का, काफी है इतना डोज। ठीक है चलो बाय, जो पढ़ के आना कल खुद ही पूछ सकते। लिख रहे हैं सर, 2 मिनट लिख रहे हैं। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। नहीं लिखे सर।